तो कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान में आज हम सब लोग द्रव्य के तापीय गुण धर्म की शुरुआत करने वाले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये इस चैप्टर का पहला वीडियो है। और अभी तक हम सब लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम सब लोगों ने ये पढ़ा कि अगर किसी वस्तु पर हम बल लगाएंगे या दाब लगाएंगे तो उसकी आकृति और आकार में परिवर्तन होगा। लेकिन इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हम वस्तु पर बल और दाब कुछ भी नहीं लगाएंगे, बस केवल उसका तापमान परिवर्तित करेंगे और उस तापमान से उस वस्तु के आकार और आकृति में क्या परिवर्तन होगा, इसके बारे में हम सब लोग इसी चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो पिछले अध्यायों में ये चीज हमने लिख दिया है। हमने बल तथा दाब के कारण वस्तुओं तथा पदार्थों, और बल और दाब वो ठोस के लिए भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, तरल की बात करेंगे, आकृति में होने वाले परिवर्तन के बारे में पढ़ा। इस अध्याय में हम लोग तापमान के कारण वस्तु की आकृति में, यहाँ वस्तु की आकृति व आकार में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो अभी चैप्टर शुरू करने से पहले हम थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, ऊष्मीय प्रसार क्या होता है, ये चीज तो बाद में जानेंगे। पहले हम सब लोग ऊष्मा और ताप क्या होते हैं वो चीज पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग डालना है इस चैप्टर में ऊष्मा एवं ताप। तो सबसे पहली हेडिंग ऊष्मा यानी हीट। किन्हीं दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर के कारण स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को ऊष्मा कहते हैं। तो सबसे पहली चीज, ऊष्मा क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है, यानी जहां का ताप ज्यादा होता है वहां से ऊर्जा उस ओर जाती है जहां का ताप कम होता है। ठीक है, इसका मात्रक कैलोरी होता है। और एक कैलोरी पिछली क्लास में भी हम सब लोग पढ़े हैं कक्षा 10 में कि एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। अब हम सब लोग ताप के बारे में जानेंगे। ताप के बारे में ऑलरेडी हम सब लोग जानते हैं कि ताप किसी भी पदार्थ की वह भौतिक राशि है जिससे किसी वस्तु के ठंडेपन या गर्माहट का पता लगाया जाता है। ठीक भैया। और ताप, खास बात क्या है? ताप ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। ताप एक मूल राशि है, ऊष्मा एक व्युत्पन्न राशि है। समझ में आई बात? ये चीज याद रखिए, ताप के कारण ही क्या आता है? ऊष्मा। ताप बढ़ाएंगे तभी क्या प्रवाहित होगी उसमें? उसको ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। समझ में आई वस्तु को? और वो ऊर्जा ऊष्मा होती है। तो ऊष्मा एक तरीके की ऊर्जा है और वो ऊर्जा किसके कारण मिलती है? ताप के कारण। तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। इसका मात्रक कैलोरी होता है, इसका मात्रक केल्विन वगैरह होते हैं। ठीक, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ताप वह भौतिक राशि है जिससे किसी वस्तु के ठंडेपन या गर्माहट का पता लगाया जाता है। अब आगे, ताप ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। भाई जहां का ताप क्या होगा? ज्यादा होगा, वहां से ऊर्जा उस ओर जाएगी जहां पर ताप कम होता है। वही चीज है ना। तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम के थ्रू इसको समझाया है कि एक वस्तु है ए और दूसरी वस्तु हमारे पास बी है। वस्तु ए गर्म है और वस्तु बी ठंडी है। गर्म है तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और ये ठंडी है तो इसका टेम्परेचर जाहिर सी बात कम होगा। और ये दोनों आपस में जब संपर्क कराई जाए, दोनों को आपस में मिलाया जाएगा, ए और बी वस्तु, तो हमेशा ऊष्मा किधर की ओर भागेगी? ऊष्मा उधर की ओर भागेगी जिधर उसकी मात्रा कम है, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। और ठंडी वाली चीज कहाँ भागेगी? गर्म वाली चीज की ओर। गर्म गर्म कण किधर भागेंगे? ठंडी की ओर। और ठंडे वाले कण किधर भागेंगे? गर्म की ओर। ये चीज याद रखिए। हम यहाँ ताप की बात करेंगे तो गर्म वाला पकड़ते हैं। तो यानी यहाँ के जो कण है वो किधर भागेंगे? बी की ओर। यानी जो ऊष्मा है, ऊर्जा है, वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर चली जाएगी कि नहीं? यानी जो बी वस्तु है वो भी धीरे धीरे गर्म हो जाएगी क्योंकि ये एक संपर्क में आई, गर्म वस्तु के संपर्क में आई है। और ये तब तक ऊष्मा जाती रहेगी जब तक कि दोनों के ताप बराबर ना हो जाए।
यानी जैसे ही ताप बराबर हो गए दोनों वस्तुओं के, तो उस समय दोनों वस्तु किस साम्य में हो जाएंगे? तापीय साम्य में हो जाएंगे। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे ताप का प्रतीक। अच्छा, बहुत से बुक में या बहुत से टीचर जो है कैपिटल टी लिखते हैं, बहुत लोग स्मॉल टी लिखते हैं, तो आप दोनों यूज कर सकते हैं। और इसका एसआई मात्रक याद रखिए भैया, हमने एसआई मात्रक लिखा, वो होता है केल्विन। एक नाम है तो के कैपिटल लेटर का, और इसकी बीमा होती है थीटा। और अन्य मात्रक क्या होते हैं? तो इसके अन्य मात्रक हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, और ये तुम्हारा डिग्री र्यूमर है, इसको र्यूमर कहा जाता है, और रैनकाइन, आर मतलब ये रैनकाइन, ये दोनों नए मात्रक है। नई चीजें आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इन दोनों के बारे में। अब हम सब लोग ताप के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अणुगति सिद्धांत के आधार पर ताप की व्याख्या कैसे की गई वो चीज समझिए। तो इसके बारे में यहां से समझिए। पहले एक बार ये डिफिनेशन देख लेते हैं तो हमें बहुत बेहतरीन चीज यहाँ पर समझाएंगे आप लोगों को। वो क्या है कि वस्तु का ताप अणुओं की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। याद रखिए, अणु जितनी, अगर किसी भी चीज को गर्म करेंगे तो वो भागेगा। दुनिया में कोई भी चीज अगर गर्म करेंगे तो वो भागेगा, ठीक है, वो ऊर्जा प्राप्त करेगा, भागेगा। एक आदमी बैठा हुआ है, गरम गरम अगरबत्ती छू, उसको संपर्क करा दीजिए, टच करा दीजिए, तो वो भागने लगेगा। तो यही से हर चीज है। तो वस्तु का ताप अणुओं की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। ठीक उल्टा यहाँ पर है, यानी कि जैसे गर्म करेंगे भागेंगे, यानी अगर भागेंगे तो जाहिर सी बात है उसका तापमान बढ़ रहा है, तभी तो वो भागा। समझ में आई बात? उसको ऊर्जा मिली, और वो ऊर्जा उसको किससे मिलेगी? तापमान से। यानी वस्तु का ताप अणुओं की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। जब अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, अणु गति करेंगे जैसे ही, तो उनका ताप बढ़ जाता है। भाई जब गति करेंगे तो टकराएंगे, ताप बढ़ेगा। आप भी अगर दौड़ेंगे आप, तो पसीना निकलेगा, शरीर का तापमान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? सेम ऐसे यहाँ पर। तो जब वस्तु की गतिज ऊर्जा घटती है तो ताप भी घटता है। अब इसको एक चीज और तरीके से समझते हैं, वो यहां पर है कॉन्सेप्ट। तापमान यानी ताप पदार्थ के कणों की, हर एक पदार्थ में छोटे छोटे कण होते हैं, ये समझिए। जो तापमान होते हैं वो पदार्थ के कणों की औसत गतिज ऊर्जा की माप होती है। ये चीज याद रखिए। तापमान हमें ये बताता है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है। क्लियर बात? औसत गतिज ऊर्जा की माप है, जिसके बढ़ने से, समझिए गतिज की माप है, सॉरी माफ कीजिए, और जिसके बढ़ने से, किसके? तापमान के बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है। यानी वस्तु गति करेंगे, कण बहुत तेजी के साथ गति करेंगे जैसे गर्म करेंगे, और कण अधिक तेजी से कंपन करते हैं, घूमते हैं, गति करते हैं। तो ये तीन चीजें होती हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, बस ये चीज याद रखिए। अब हम लोग तापमिति पढ़ेंगे, यानी थर्मोमेट्री। ठीक, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ताप को मापा जाता है, तापमिति कहलाता है। तापमिति मतलब मापना, ताप का मापन करना तापमिति कहलाता है। अब एक खास चीज, ताप को या तापमान को संख्यात्मक रूप में, यानी कोई भी वस्तु का तापमान कितना है उसको संख्या के रूप में बताया जाए, 25 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 1000 केल्विन, वो चीज हम कह रहे हैं। तो ताप को संख्यात्मक रूप में दर्शाने के लिए जिस मापक्रम का प्रयोग किया जाता है, याद रखिए, जिस मापक्रम या पैमाने का प्रयोग किया जाता है, मापक्रम का प्रयोग किया जाता है, उसे ताप का पैमाना कहते हैं। ताप पैमाना मतलब तापमापी होता है, जो ताप का मापन करता है, जो इंस्ट्रूमेंट ताप का मापन करता है, उसी को ताप का पैमाना कहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए, थर्मामीटर में प्रयुक्त होने वाले द्रव जो होता है, होने वाले द्रव पारा या कुछ विशेष प्रकार के अल्कोहल होते हैं, और जैसे ही गर्म करेंगे पारा क्या होता है? भागता है, यानी चढ़ेगा। यही चीज तो हमने बताया। अब ताप का पैमाना दर्शाने के लिए पदार्थ की दो अवस्थाएं चुनते हैं। हम ताप का अगर पैमाना दर्शाएंगे, ताप के पैमाने बहुत सारे हैं भैया। पैमाने कौन कौन से हैं? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, डिग्री र्यूमर, रैनकाइन, ये सभी ताप के पैमाने होते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स होते, तापमापी जो होते हैं, जो ताप का मापन करते हैं। तो ताप का मापन करने के लिए हम
पदार्थ की दो अवस्थाएं चुनते हैं। पदार्थ में बहुत सारी अवस्थाएं होती, दो अवस्थाएं वो कौन कौन सी हैं? उसमें से सबसे पहली है हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको आइस पॉइंट भी कहते हैं। तो वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब हम सब लोग जानते हैं 1.013 × 10⁵ पास्कल। तो इसी दाब पर, जिस ताप पर बर्फ पिघलती है या जिस ताप पर जल या द्रव जमने लगता है उसे हिमांक कहते हैं, यानी फ्रीजिंग पॉइंट। कितना तापमान कम किया जाए पानी का वो जमने लगे, जहां पर से वो जमने लगेगा वो उसका हिमांक कहलाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है आपका? भाप बिंदु, जिसको क्वथनांक कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? भाप बिंदु मतलब स्टीम पॉइंट और क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, बीपी से लिखा जाता है। वायुमंडलीय दाब पर यानी दाब फिक्स है, अगर आप दाब बढ़ाएंगे घटाएंगे तो ये पिछला टॉपिक पहुंच जाएगा ना। यहाँ दाब से नहीं मतलब, हमको ताप से मतलब है। दाब फिक्स रखेंगे और वो फिक्स दाब क्या है? वायुमंडलीय दाब यानी हवा का दाब। वह ताप जिस पर द्रव वाष्पित होने लगे यानी उबलने लगे वो कहलाता है भाप बिंदु। हर एक धातुओं के पदार्थों के अलग अलग होते हैं, हर एक द्रव के भाप बिंदु अलग अलग होते हैं। ठीक है, क्वथनांक अलग अलग होता है। अब आगे ताप के विभिन्न पैमाने, जिसको हम तापमापी कहते हैं। तापमापी क्या होता है? जो ताप का मापन करता है तापमापी कहलाता है। वे यंत्र जो ताप का मापन करते हैं तापमापी कहलाते हैं। पर डेफिनेशन लिख लीजिएगा आप लोग। अब पैमाने कौन कौन से? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री एफ, केल्विन के, और डिग्री र्यूमर यानी डिग्री आर, और रैनकाइन यानी आरए से व्यक्त किया जाता है। खास बात नोट में यहाँ लिखना ये कि केल्विन तथा फ़ारेनहाइट कभी ऋणात्मक नहीं होते हैं, ये चीज याद रखिए। केल्विन और फ़ारेनहाइट दोनों ही ऋणात्मक नहीं होते, बाकी सारे ऋणात्मक हो सकते हैं लेकिन ये दोनों ऋणात्मक नहीं होंगे। अब आगे कुछ चीजें हम सब लोग पढ़ेंगे कि कैसे फार्मूला बनेगा। एक फार्मूला हम सब लोगों ने पढ़ा है, वो इन सभी जो हमने पढ़े हैं विभिन्न पैमाने, इनमें रिलेशन का फार्मूला पढ़ेंगे। तो उसके लिए हमको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, पहला क्वथनांक और दूसरा हिमांक, यही चीज है। अब डिग्री सेल्सियस में हमने जल को पकड़ा, किसको पकड़ा? जल को पकड़ा। अब जल का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और पैमाना है फ़ारेनहाइट पैमाना, और केल्विन पैमाने पर ये कितना होता है? जल का क्वथनांक 373.15 केल्विन। ये चीज याद रखिए। ठीक भैया, कुछ लोग जानते भी होंगे, ये चीज याद रखिए। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस यानी 100 डिग्री सेल्सियस जैसे पानी का ताप पहुंचेगा वो उबलने लगेगा। ठीक है, वो वाष्पित होने लगेगा, भाप में परिवर्तित होने लगेगा, यानी उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही फ़ारेनहाइट पैमाना में वो होगा जब 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पानी का जो है ताप पहुंचेगा तो वो उबलने लगेगा। और केल्विन में जब उसका तापमान 373.15 केल्विन आएगा तब वो उबलने लगेगा। अब हिमांक में क्या होता है? जमेगा कब? जब पानी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, तो वो जमने लगेगा, ये इसका हिमांक बिंदु है। और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ तब भी जमने लगेगा, ये फ़ारेनहाइट में है मान, ये डिग्री सेल्सियस में मान है। केल्विन में कितना मान पहुंचेगा तो जमेगा? तो 273.15 केल्विन जब पहुंचेगा तो वो द्रव यानी पानी जमने लगेगा। अब इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया, और वो फार्मूला क्या है? पैमाना। पैमाना मतलब रीडिंग, किसमें लेना है हमको। ठीक है, तापमापी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया, किस पैमाने पर यूज किया गया, मात्रक क्या यूज किया गया। तो पैमाना माइनस फ्रीजिंग पॉइंट बटा बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, यानी पैमाना माइनस हिमांक बटा क्वथनांक माइनस हिमांक, और ये बराबर होता है कांस्टेंट के। ये हर एक के लिए बराबर होता है, चाहे पैमाना आप डिग्री सेल्सियस लीजिए, चाहे आप पैमाना डिग्री फ़ारेनहाइट लीजिए, चाहे केल्विन लीजिए, चाहे डिग्री र्यूमर, चाहे रैनकाइन। ठीक भैया, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रीडिंग माइनस एफ पी बटा बी पी माइनस एफ पी, तो ये सभी कांस्टेंट होते हैं। अब रिलेशन का फार्मूला हम सब लोग पढ़ेंगे। तो रिलेशन जैसे हमको पैमाना हमने क्या लिया? डिग्री सेल्सियस। दूसरा पैमाना क्या लिया? डिग्री फ़ारेनहाइट। तीसरा पैमाना क्या लिया? केल्विन। तो ये 3 पैमाने हमने लिया। ठीक, अब डिग्री सेल्सियस में लिया तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना है डिग्री सेल्सियस में?
0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट है, तो हमने 0 लिख दिया। अब बटे में बीपी माइनस एफपी, बीपी कितना है डिग्री सेल्सियस में, बीपी कितना है 100 और एफपी कितना है 0, तो 100 माइनस 0। ऐसे ही अगर हम फारेनहाइट वाला उठाएं तो डिग्री फारेनहाइट पैमाना हमने के लिया डिग्री फारेनहाइट, तो डिग्री फारेनहाइट में एफपी कितना है देखो 32 डिग्री फारेनहाइट 32 लिख दिया, बटा बटा बीपी माइनस एफपी डिग्री फारेनहाइट में कितना है, बीपी कितना है 212 और एफपी कितना है 32, तो 212 माइनस 32। अब आगे अगला पैमाना हम केल्विन लेंगे, तो के लिख दिया, के मतलब केल्विन, और केल्विन का एफपी कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जल का जो हिमांक होता है वो केल्विन में कितना होता है 273.15 बटा बीपी माइनस एफपी, वो भी किसके लिए, केल्विन के लिए। केल्विन का बीपी कितना होता है जल के लिए 273, एफपी कितना है 200 और 373 और ये 273, तो 373.15 माइनस 273.15। अब ये घटाएंगे तो नीचे 100 बचेगा, यहाँ 180 बचेगा और यहाँ पर भी 100 बचेगा, तो 0 0 0 खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई भैया, यहाँ 180 बचेगा, यहाँ 100 और यहाँ पर कितना 100, तो 0 0 0, यहाँ कितना बचा 10, यहाँ 18 और यहाँ कितना बचा 10। अब काट दीजिए 2 से, 2 पंची, यहाँ से देखिए 2 पंची 10, 2 9 18, 2 पंची 10, सेम ऊपर बाकी वही, 0 घटाएंगे तो ये डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, है ना भैया। और यहाँ से F0 डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 बटा कितना बचेगा 9, और केल्विन माइनस 273.15 बटा कितना बचा 5। और अगर यही चीज र्यूमर में जाएंगे तो डिग्री र्यूमर बटा 4, और ये रैंकाइन माइनस 460 बटा 106 होता है। इन सभी में ये रिलेशन का फार्मूला है, याद रखिए ये विभिन्न पैमानों में रिलेशन का फार्मूला है। आपको 3 याद करने हैं, बाकी ये तो हमने लिख दिया है, बस आपको पता चल जाए कि हाँ इतना होता है, तो इसलिए ये चीज हमने लिख दिया है। बस इतना ही था इस वीडियो में, इससे ज्यादा इस वीडियो में हम कुछ नहीं पढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में ऊष्मीय प्रसार पढ़ेंगे, थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं ऊष्मीय प्रसार का। वैसे हमने लिखाया है यहाँ पर ऊष्मीय प्रसार क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन, तापीय प्रसार भी कहते हैं। तो जब वस्तु का ताप बढ़ता है, ठीक है, तो उसके कणों की गति बढ़ जाती, ठीक, वो भागने लगेंगे, जिससे वे अधिक स्थान घेरेंगे। भाई जाहिर सी बात, दूर दूर चले जाएंगे तो जगह घेरेंगे, ठीक है। फिर परिणाम स्वरूप पदार्थ का आयतन बढ़ जाएगा, यानी ज्यादा जगह घेरेंगे। जब दूर दूर चले गए तो जगह तो ज्यादा घेरेंगे, यानी आयतन मतलब जगह घेरना, इसे ही ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। और खास बात, ठोस, द्रव, गैस सभी में ऊष्मीय और तापीय प्रसार होता है, यानी कण सभी में दूर जाते हैं, लेकिन गैसों में यह प्रभाव सबसे अधिकतम। भाई उसके कण वैसे भी दूर दूर होते हैं, और उस हल्की से भी गर्म करेंगे वो और दूर भाग जाएंगे। हम ये भी कह सकते हैं गर्म होकर पदार्थ में ऊष्मा फैलने की घटना तापीय या ऊष्मीय प्रसार कहलाती है। बस यहीं पर था और यहीं पर हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग ऊष्मीय प्रसार के प्रकार पढ़ेंगे, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार, और इनके गुणांक भी पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, और चैनल में नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।